नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम कोई एजुकेशनल वीडियो लाएं, यानी पूरी सीरीज लाएं जिसके जरिए आप बाजार का पूरा नॉलेज ले सकें। इसलिए हमने अब लेके आए शेयर बाजार सीखने के लिए निफ्टी 10 के साथ हम एक पार्ट बना रहे हैं। इसके अलग अलग पार्ट आएंगे, यानी लेसन आएंगे, और उसमें पूरा सब कुछ आ जाएगा जो बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा। यानी शेयर क्या होता है वहां से लेके आप टेक्निकल एनालिसिस तक पूरा जाएगा, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसमें सिर्फ लेसन 1 लाए हैं, यानी पार्ट 1। तो उसमें हम क्या सीखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है, यानी निफ्टी 10 का फ्री लर्निंग प्रोग्राम है। जो आप पेड लेते हैं उसमें आपको जो सीखने मिलता है वो सभी इसमें हम सिखाएंगे, लेकिन ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। आप कोई भी जो पेड प्लान भी लेते हैं तो भी वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, वो पूरा होता है 3 महीने 6 महीने तक चलता रहता है। इस तरह से इसकी बहुत ज्यादा वीडियो आने वाले हैं, 1 बाय 1 करके आएंगे और आपको सब देखेंगे तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा समझ में आ जाएगा। और ये हमने पूरा फ्री कोर्स बनाया है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपको अवेलेबल होगा। और आप ये हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। सब्सक्राइब करने के बाद जब हम उसका दूसरा पार्ट डालेंगे, ये लेसन 1 आएगा इस वीडियो में, उसके बाद हम दूसरा पार्ट डालेंगे, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा जानकारी मिलेगी। इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से उसके आते रहेंगे और आप उसको देख के पूरी तरह से एक बेसिक से आप एडवांस तक पहुंच जाएंगे और आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। जो आप उसको कंटिन्यू करते हैं या पूरा कोर्स आप करते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें कोई सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड नहीं करने वाले, ना ही हम कोई आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन आपको पूरी जानकारी हम जरूर देंगे जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल सके शेयर बाजार के बारे में। तो शुरू करते हैं। अब पहला हमारे पास ये सवाल आता है कि आप शेयर बाजार के बारे में क्यों सीखना चाहते हैं। तो हम उसका आपको पास जवाब हो सकते हैं, आप पार्ट टाइम ट्रेनिंग और निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए और पैसा कमाना चाहते हैं। स्वाभाविक बात है कि आप शेयर बाजार के बारे में जान के उसका कोई फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आवश्यकता रहेगी आप बिना जाने इसमें ना आए तो बेहतर रहेगा। आप इसको पूरी तरह से जान लेंगे तो आप एक्टिव और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो हमारा बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा, आपको पूरा जान जाएंगे तो आप एक्टिव ट्रेडर भी बन सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। और आप मौजूदा ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग चल रही है और उसमें आप सफल नहीं हो रहे, तो उसको सीखने के बाद आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है और आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आप पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे तो आपको फायदा होगा। हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शायद पता भी हो बेसिक, लेकिन फिर भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आप बेसिक से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हम बेसिक बता रहे हैं एकदम बेसिक से, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं जानता, हम इसी तरह से इस कोर्स को बनाने की कोशिश करते हैं कि शेयर के बारे में इसको कुछ मालूम नहीं है, वहां से यानी जीरो से लेके हम हीरो तक ये स्ट्रेटजी हम पूरा कोर्स बनाया है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको शेयर बाजार से परिचय देंगे, यानी शेयर बाजार क्या है उसका सिर्फ परिचय देंगे। आगे आने वाले पार्ट में, यानी आगे वाले लेसन, ये पार्ट लेसन 1 है, आप उसको लेसन 1 भी बोल सकते हैं। हमने इसको शुद्ध हिंदी में बनाने की कोशिश की है, इसलिए हमने पार्ट 1 लिखा है। तो शेयर बाजार से बेसिक परिचय है, आप शेयर बाजार को बिल्कुल नहीं जानते, इस हिसाब से हमने इसको शुरू किया है और शेयर बाजार के एडवांस लेवल तक आप पहुंचेंगे। लेकिन ये एक वीडियो में संभव नहीं है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। हम इसमें एक ही पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद आने वाले वीडियो में अलग अगले पार्ट भी इंक्लूड करेंगे। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। हम शेयर बाजार के परिचय में हम क्या सीखेंगे, शेयर क्या होता है, पहली बात हम ये सीखेंगे शेयर क्या होता है, और दूसरी बात है शेयर होल्डर किसे कहते हैं,
वो सेकंड बात है। और हम आगे इसमें सीखेंगे शेयर बाजार क्या है, ये बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। और शेयर दलाल स्टॉक ब्रोकर यानी स्टॉक ब्रोकर क्या है, आप स्टॉक ब्रोकर के तरीके नाम सुना होगा जो आप जानते होंगे। आप शायद थोड़े जानकार हो तो आपको ये सब मालूम भी होगा, लेकिन हमने शुरुआत से अंत तक बनाने की कोशिश की, इसलिए हमने शुरुआत से बताया। डिपोजिटरी क्या है वो भी हम इसमें बताएंगे, इसी पार्ट में बताएंगे। इस पार्ट में हम क्या क्या बताने वाले वो हम यहाँ पे बताएं आपको। शेयर बाजार में बैंक की भूमिका क्या होती है वो बताएंगे। NSCCL और ICCL क्या है उसके बारे में बताएंगे, और सेबी क्या है। इतनी बातों का हम इस पार्ट में उल्लेख करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा मुद्दा है शेयर क्या है। तो आप सबको मालूम होगा शेयर को एक अंश भी कहते हैं। अंश का मतलब वो एक हिस्सा जो कंपनी का एक आपके पास है, और यह जरूरी नहीं कि ये एक ही हो सकता है, बल्कि आपके पास कंपनी के जितने ज्यादा अंश होंगे आपके पास कंपनी का अधिकार उतना ही अधिक होगा। यानी शेयर एक हिस्सा होता है, छोटे छोटे हिस्से किए होते हैं, जिसमें आप जितने हिस्सों के आपके पास जितने हिस्से इतना आपका उस पर अधिकार होता है। एक स्वाभाविक बात है, जैसे कोई चीज है उसके आपने पार्ट कर लिए यानी भाग कर लिए, और आपके पास जितने भी भाग ज्यादा होंगे उतना आपका उस चीज पे अधिकार होगा। उसी तरह से कंपनी में भी होता है, जैसे कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको पार्ट कर दिया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट कर दिया जाता है, और जिसके पास जितने ज्यादा पार्ट होते हैं वो उतना उस कंपनी पे अधिकार रखता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पार्ट होते हैं वो कंपनी का मालिक भी कहलाता है। एक स्वाभाविक सी बात है, हम एकदम बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा मुद्दा है शेयर होल्डर किसे कहते हैं। तो ये भी एक स्वाभाविक बात है कि जिसके पास शेयर होता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी कंपनी या संस्थान के मालिकाना हिस्सों को खरीदता है वो उस कंपनी का हिस्सेदार हो जाता है, यानी कि शेयर्स का मालिक हो जाता है। जो व्यक्ति उन शेयर को खरीदता है वो व्यक्ति शेयर होल्डर कहलाता है। एक स्वाभाविक सी बात है, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो ये भी एक स्वाभाविक सी बात है कि आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपके पास आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, वो स्वाभाविक बात है। तो आप सबको ये मालूम नहीं होगा, लेकिन हम इसे थोड़ा डिटेल में बताने के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, सिर्फ शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। अब शेयर बाजार क्या है ये थोड़ा अहम है। जैसे हम किराना की दुकान जाकर जरूरत की चीजें खरीदते हैं, वैसे ही हम शेयर में निवेश या खरीद या बिक्री यानी बेचते हैं तो कहाँ जाते हैं, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में हम एक खरीद या बिक्री करते हैं, यानी बाय और सेल करते हैं। और शेयर की एक खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते, यानी आप शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट के बिना नहीं खरीद सकते। तो हम दूसरा मुद्दे पे देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट से खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाता है। स्टॉक मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है, आप सब जानते होंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं था, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में 100% इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। आप कंप्यूटर के जरिए इस पर जाते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए भी आप जा सकते हैं और वहां खरीद बिक्री का काम करते हैं। एक बात का यहाँ ध्यान रखें, शेयरों की खरीद बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते, यानी इसके बीच में आपको स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ता है। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर होता है, यानी ऐसे नहीं होता कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर बन जाए, उसको रजिस्टर करना पड़ता है, इसके बाद ही वो स्टॉक ब्रोकर बन सकता है। हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें विस्तार से भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब भारत देश में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज आप सब जानते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी हम BSE बोलते हैं उसको शॉर्ट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम NSE बोलते हैं। इसमें शेयर लिस्टेड होते हैं और हम वहां पे उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। ये दो अहम मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, इसको ही स्टॉक मार्केट कहते हैं, वहां से हम खरीद बिक्री कर सकते हैं।
अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? तो शेयर बाजार में आपके एक शेयर खरीदने से लेकर उस शेयर के आपके डीमैट अकाउंट में आने तक कई तरह की कॉर्पोरेट एंटिटीज, यानी कई संस्थाएं बैंक एंड में काम करती हैं, यानी पीछे से काम करती हैं जिसे अकाउंट सही तरीके से हो जाए। यानी आपने तो शेयर बेच लिया और किसी ने शेयर खरीद लिया, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो पीछे से काम करती हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट एंटिटीज कहते हैं। ये इंटरमीडिएट एक दूसरे से काम पर निर्भर होती है, यानी एक का काम दूसरे का काम इस तरह से एक दूसरे के काम में निर्भर रहती है। यानी एक का काम खत्म हुआ तो दूसरे का शुरू होता है, और दूसरे का काम खत्म हुआ तो तीसरे का शुरू होता है, और साथ मिलकर एक इको सिस्टम तैयार करते हैं जिसके बिना वित्तीय बाजार का चलना असंभव है। तो इसको सिर्फ आपको नॉलेज के लिए थोड़ा जरूरी है, तो हमने बताया है। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में कौन कौन आता है वो हम आपको यहाँ बताते हैं। शेयर दलाल यानी स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बैंक, एनसीसीएल और आईसीसीएल, ये आपके जो खरीदने से लेके बेचने तक ये सारी चीजें हैं वो आती हैं, जिसके हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कहेंगे। उसका हम थोड़ा विस्तार से भी यहाँ जानेंगे। अब पहले हम बात करते हैं शेयर दलाल और स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो आप थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी हम आपको यहाँ पे बेसिक बता देंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ब्रोकर या दलाल शायद शेयर बाजार का सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट है। इसके बारे में जाने बगैर आपका काम नहीं चलेगा। एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, हमने आगे ही बताया, जो शेयर एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर होते हैं, यानी शेयर एक्सचेंज में वो रजिस्टर होते हैं, और उनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है और ये सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं, यानी अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी एक रेगुलेटरी संस्था होती है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। एक तरह से स्टॉक ब्रोकर आपके लिए शेयर बाजार का दरवाजा है, यानी आपको शेयर खरीदना है तो आपको कहीं तो जाना पड़ेगा, तो ये शेयर बाजार का दरवाजा है। शेयर बाजार में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी होता है। आप ब्रोकर अपनी मर्जी से अपनी पसंद का चुन सकते हैं, यानी आप किसी भी ब्रोकर को चुन सकते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर में। आप जो स्टॉक में आप शेयर बाजार में आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट है कि आपको एक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। तो उसके लिए आपको किसी भी ब्रोकर से आपका अकाउंट ओपन करवाना होगा। अभी फिलहाल बहुत सारे ब्रोकर हैं, आपको मालूम होगा। हम जो सजेशन हमारा है तो जीरोधा में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी का कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो सबसे पॉपुलर है, इंडिया में नंबर 1 है, वो जीरोधा है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, और आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे किस तरह से आप ओपन करवा सकते हैं। उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप जो नहीं जानते तो थोड़ा वेट करें, बाद में अकाउंट ओपन करना अभी कोई आवश्यकता नहीं है, पहले आप पूरी तरह से जान लें, उसके बाद आप अकाउंट ओपन करवाना, तो उसके बाद हम आपको बात करेंगे। बहुत सारे ब्रोकर हैं यहाँ पे, HDFC है, ICICI है, एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे ब्रोकर हैं जिसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जीरोधा या ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है जीरोधा, यानी उसकी ब्रोकरेज कम लगती है, तो जो ब्रोकरेज कम लगती है उसके डिस्काउंट ब्रोकरेज बोलते हैं, और वहाँ पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं। आप फोन पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें चार्ज लगता है, वो आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। तो आप जो डिस्काउंट ब्रोकर और जो रेगुलर ब्रोकर है उसमें वो अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है, उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करेंगे किसी और लेसन में, तो आज हम इसकी पूरी चर्चा यहाँ नहीं करते। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके ब्रोकर के पास होता है, जिसके जरिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इससे सीधी सी बात है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद
आप शेयर खरीद या बेच सकेंगे। बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप ये नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या है। ये थोड़ा अहम होता है। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है जो आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखती है और उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट बनाती है। पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट आते थे, शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब उसको डिजिटल रूप में आते हैं शेयर डिजिटल, यानी आपके डेबिट खाते में रहते हो, डीमैट खाते में रहते हैं आपके शेयर। जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से डीमैट अकाउंट भी होता है जिसमें आपके शेयर रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे रखते हैं, इसी तरह से शेयर डीमैट अकाउंट में रहते हैं। देश में दो डिपॉजिटरी हैं, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। ये दोनों अपने देश भारत में ये दोनों हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दोनों में आप दो डिपॉजिटरी हैं, उसमें आपका डीमैट अकाउंट होता है और वहां पे आपके शेयर होते हैं। जैसे शेयर मार्केट के बारे में आपने जाना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो मार्केट है। लेकिन आपके शेयर जो आप खरीदते हैं और आपके पास उसके सर्टिफिकेट नहीं आते, वो आपका डिजिटल फॉर्म में रहते हैं और वो डीमैट अकाउंट में रहते हैं। जिस तरह बैंक में आपके पैसे रहते हैं उसी तरह से आपके शेयर डीमैट अकाउंट में रहते हैं। और डीमैट अकाउंट किसके पास होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो उसको कंट्रोल करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा और डिपॉजिटरी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल अब पूरा वो अकाउंट ओपन नहीं करते, तो वहां उसके पार्टिसिपेंट होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे स्टॉक ब्रोकर होता है उसी तरह से पार्टिसिपेंट होते हैं। लगभग सारे स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी हैं, तो वही आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा देते हैं। बैंक भी ओपन करवाते हैं, बैंक भी पार्टिसिपेंट होती है और वो भी आपका अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके इस टाइम पे जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है वही आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन करता है। यानी वो इसमें भी एनएसडीएल और सीडीएसएल के भी पार्टिसिपेंट बन गए हैं, तो वो खुद अकाउंट वहां पे ओपन कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। पहले क्या होता था, जिस तरह से हम बैंक में चेकबुक से पैसे उठाते थे, उसी तरह से जो आपका डीमैट अकाउंट कोई बैंक में है, तो आपको जब शेयर सेल करते थे तो आपको उसकी स्लिप बननी होती थी। तो अब ये सिस्टम नहीं है, सब ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको ये सारे झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। आपको शेयर बेचने के बाद स्लिप बुक पे कोई साइन करके उसको जमा करनी होगी और उसको निकालना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप डायरेक्ट ऑनलाइन वो कर सकते हैं। जैसे कि अब क्या होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपन करते हैं वही आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन करते हैं और वही जब आप शेयर बेचते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में से ऑटोमेटिक शेयर निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक निकल जाते हैं यानी आपको बिना पूछे तो नहीं निकलेंगे, आपसे परमिशन मांगने के बाद ही निकलेंगे। आप इस बात से थोड़ा डरे नहीं कि आपके शेयर है तो कोई भी बेच देगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर भी अथॉरिटी होती है, तो आप अथॉरिटी देते हैं तभी वो बेच पाते हैं। सीडीएसएल में अथॉरिटी आप देते हैं, एनएसडीएल में आप अथॉरिटी देते हैं, तभी आपके शेयर अपने आपके अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में जाएंगे। जिस तरह से पहले क्या होता था, चेक लिखते थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, अब आप आरटीजीएस कर सकते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से अब ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप बेचेंगे तो आपके डीमैट में से शेयर निकलेंगे और जिसने खरीदे उसके वहां पे क्रेडिट होंगे। तो आप जब खरीदेंगे तो आपके भी डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएंगे। उसमें कोई आप खरीदते हैं उसके 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम शेयर बाजार में बैंक की भूमिका क्या है वो हम जानेंगे। शेयर बाजार में बैंक की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। शेयर बाजार में मामले में बैंक की भूमिका काफी सीधी होती है। ये बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसों का ट्रांसफर करते हैं। इनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में एक ही नाम होना जरूरी है। यानी बिना पैसों के तो शेयर आएंगे नहीं, क्योंकि उसका भी प्राइस होता है। तो आपके पास पैसे तो होने
चाहिए तो आप पैसे कहाँ से डालेंगे, कि आप कैश लेके तो जाएंगे नहीं मार्केट में, और कैश से तो मिलेंगे नहीं, तो आप बैंक से आप फंड करेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और आप शेयर खरीदेंगे, और आपको जब विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएगा। एकदम इजी प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कैसे फंड ट्रांसफर करेंगे। जैसे ऑनलाइन हम ट्रांसफर करते हैं उसी तरह से ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफर करें, बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में से जब हम शेयर बेचते हैं तो जो पैसे आते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक में ट्रांसफर करते हैं इस तरह से। लेकिन हमको जब हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तब बैंक अकाउंट देना पड़ता आवश्यक है, और दोनों में नेम सेम होना चाहिए, बराबर है, और नेम आपके पैन कार्ड से मैच भी करना चाहिए, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये इजीली प्रोसेस है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आती, तो आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बैंक और डिपॉजिटरी अकाउंट आपस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़े होते हैं, जिससे आप आसानी से सौदे कर सकते हैं। हमने बोला था आपका जो डिपॉजिटरी अकाउंट है वो भी बैंक से साथ जुड़ा होता है। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, वहां पे आप जो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देते हैं वही आपके डिपॉजिटरी अकाउंट के पास भी होती है। जिस तरह से वो आपका अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे आप जब फंड विड्रॉल की रिक्वेस्ट देते हैं तो आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे NSCCL और ICCL के बारे में। इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ये क्या है, और ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं NSCCL और ICCL क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम NSCCL बोलते हैं, और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की ओर से इंडियन और NSE की ओर से है, और जो नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से है, और इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ICCL BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडियरी है, यानी एक NSE की है और एक BSE की है। इनका काम है एक्सचेंज पर होने वाले हर सौदे का सेटलमेंट करना। यानी हमने तो सौदा निपटा लिया, जैसे कि हमने NSE पे सौदा किया या BSE पे सौदा किया, हमने तो बाय या सेल किया, लेकिन उसके पीछे एक काम करते हैं, ये इसका सेटलमेंट करते हैं, यानी जिसने खरीदा है और जिसने बेचा है, जिसने बेचा है उसमें इसके डिमेट अकाउंट में से शेयर को निकालना, और जिसने खरीदा है उसके वहां पे शेयर को पहुंचाना। उसमें जो सेटलमेंट होता है, जिस तरह से आप चेक लिखते हैं बैंक में, तो एक के अकाउंट में से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी होता है, एक के अकाउंट में से शेयर को निकाल के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके जो क्लियरिंग का काम, जैसे क्लियरिंग हाउस होते हैं बैंक में चेक के लिए, उसी तरह इसमें जो NSE है उसमें नेशनल NSCCL काम करता है, और BSE के अंदर ICCL काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, खरीदार और बेचने वाले की पहचान करते हैं वो, और उनके अकाउंट में पैसे और शेयर का हिसाब किताब जोड़ना करते हैं, यानी पूरा क्लियरिंग यानी सेटलमेंट का काम ये देखते हैं। ये बैक एंड में काम करते हैं, इससे आपका कोई सीधा काम नहीं होता। इनका ये काम होता है, ये पक्का करना होता है कि कोई भी पार्टी सॉरी से पीछे ना हट जाए, यानी आपने खरीदा है तो आप ऐसा ना कहे कि मैं अब नहीं मुझे चाहिए, तो इस तरह से नहीं होता शेयर बाजार में। आपने खरीदा है तो आपको लेना ही पड़ेगा, और आपने बेचा है तो आपने बेचा ही है, आप उसके बाद ऐसा नहीं कह सकते कि हमने नहीं बेचना, तो ऐसा नहीं होता। वैसे किसी भी निवेशक के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बहुत विस्तार से जानना जरूरी नहीं है, उसे कभी सीधे इनसे काम नहीं पड़ने वाला। उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल संस्था पूरे नियम कानून से साथ ये काम कर रही है, यानी ये संस्था है और पूरे नियम और कानून के साथ ये काम कर रही है। सिर्फ यही जानना है आपको, दूसरा कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया है। अब इस जो पार्ट है उसका हम लास्ट बात कर रहे हैं सेबी। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, सेबी ने किया, सेबी ने किया, आप न्यूज में देख रहे होंगे। तो ये सेबी क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एक रेगुलेटर है, संस्था है
भारत में शेयर बाजार के रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उसका हिंदी नाम है, उसका इंग्लिश नाम है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसका शॉर्ट फॉर्म है सेबी, बराबर है। और सेबी के उद्देश्य क्या है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज बने। दोनों स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बीएससी अपना काम सही तरीके से करें। एक तो ये बात है, ऐसा नहीं होता कि कोई अपने फायदे के लिए काम कर ले, तो इस तरह से ना हो, इसका उस पर रेगुलेटरी है, जैसे ट्राई होती है टेलीफोन रेगुलेटरी, इसी तरह से शेयर बाजार का में रेगुलेटरी का काम ये करती है, सेबी करती है। स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर नियम अनुसार काम करें। स्टॉक ब्रोकर होते हैं और सब ब्रोकर होते हैं, नियम अनुसार काम करें, अपने काम में कोई लापरवाही ना करें। और आपने सुना होगा अभी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, एक फर्म है उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें से इसके बाद सेबी ने थोड़े नियम और कड़क किए और उसने रूल भी चेंज किए कि इस तरह से दोबारा ना हो। तो इस तरह से वो स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकरों को नियमानुसार काम करने पे मजबूर करती है, यानी लोगों का फायदा रहे, जो आम निवेशक है उनका फायदा रहे, इस हिसाब से ये अपने नियम चेंज करते रहते हैं। शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले कोई एंटिटी गलत काम ना करे। हमने जो एंटिटी की बात कर बताई आपको, शेयर बाजार में बहुत सारे एंटिटी होते हैं, तो वो सारे जो एंटिटी होते हैं वो सही तरीके से काम करे, उसका रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसे भी हम सेबी कहते हैं, और वो पूरी तरह से उस पर नजर रखे हुए रहता है। और कंपनियां भी शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए ना करें। कंपनियां ऐसा ना करें कि शेयर के ऐसी अफवाह फैला दे और शेयर के प्राइस बढ़ जाए तो शेयर बेचे और फिर नीचे आए प्राइस और फिर खरीदे, इस तरह से कोई घपला ना करे, वो भी देखने का काम सेबी है। सेबी इन सब पे नजर बनाए हुए रहती है। इससे क्या होता है, जो छोटे निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा हो जा सके, यानी जो बहुत रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तो उनके हितों का ख्याल रखा जाए, उनके साथ कोई ऐसा न हो कि वो अपने आप को लूटा हुआ समझे या इससे दूर हो जाए शेयर बाजार से, ऐसा ना हो, इसके हिसाब से वो पूरा ध्यान रखती है शेयर बाजार में कि किसी का नुकसान न हो। अब बड़े निवेशक जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वो अपने हिसाब से बाजार में हेरफेर ना करें, यानी अपने हिसाब से बाजार को ना चलाएं। बहुत बार पहले हो चुका है इस तरह का, इसके बाद सेबी के थोड़े रूल कड़क हुए हैं, उसके बाद इसके में बहुत कमी है। आप अपने आप ये भी सुना होगा कि नए रूल फिर से आ रहे हैं, मार्जिन कम किया गया है, उसमें भी लोगों को लग रहा है कि हमको नुकसान है, लेकिन ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो ज़्यादा मूवमेंट बनाते थे और उससे जो छोटे इन्वेस्टर थे उनको जो लॉस हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने किया है, तो उसके ऊपर ये सारा अंकुश लगाने के लिए सेबी हमेशा काम करता रहता है, ऐसे न ऐसे नहीं होता। तो सेबी का मेन उद्देश्य है कि अच्छे से काम हो और पूरे शेयर बाजार का विकास हो, जिससे सभी लोगों को फायदा हो। अब हम आगे पार्ट 2 में क्या सीखेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं। तो हम अब ट्रेडिंग और निवेश के बारे में जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और निवेश, यानी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो आगे आने वाले पार्ट में हम जानेंगे। और शेयर बाजार की दूसरी हम बातें जानेंगे। अभी हम बेसिक लेवल पे हैं तो हम बेसिक की बातें बताएंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस जाएंगे, तो हमको जो बेसिक्स सीख जाएंगे उसके बाद हम एडवांस पे भी जाएंगे। तो आपने जो वीडियो देखने के लिए आपका कीमती टाइम लिया तो आप सभी का धन्यवाद। और आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके अमुक जो व्यू ज़्यादा आते हैं तो हम जल्दी पार्ट 2 यानी लेसन 2 भी लेके आएंगे, जिससे आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। हम पूरा बताएंगे आपको, टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे, चार्टिंग बताएंगे, उसमें कौन सा इंडिकेटर आप बिठा सकते हैं, आप किस तरह से प्राइस एक्शन करके आप देख सकते हैं, आपको कौन से लेवल पे बाय करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है, वो सारी बातें समझाएंगे। लेकिन एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, या एक दिन में भी ये पॉसिबल नहीं है, या एक हफ्ते में भी ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा धीरज रखना होगा और आपको
स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, आप उसका रिवीजन करते रहें तो आप सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप छोड़ देंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। आपको सीखना है तो पूरी धगस और ईमानदारी से सीखेंगे तो आपको हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। बिना सीखे तो आप कोई प्रोफेशनल में नहीं जाते, तो आप शेयर बाजार में क्यों आते हैं? बिना सीखे तो आप कुछ नहीं कर पाते। आप कोई प्रोफेशनल में है तो आपको मालूम होगा कि इसके पीछे आपने कितना टाइम दिया है, तभी आप इस प्रोफेशनल में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप बिना टाइम दिए आप शेयर बाजार में कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन सब शेयर बाजार को पूछते हैं, कोई अपने आप को नहीं पूछता कि मैं तो कुछ जानता नहीं था और मैं शेयर बाजार में गया और मुझे नुकसान हुआ, ऐसा कोई नहीं कहता। सब शेयर बाजार को ही पूछते हैं। तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, आप पूरी तरह से जान ले, उसी के बाद शेयर बाजार में आए। बिना जाने शेयर बाजार में ना आए, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अब आपसे हम लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में जो हम आगे पार्ट 2 लाने वाले हैं उसके लिए आप इंतजार करें और वीडियो को लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे हम इतना जल्दी से दूसरा पार्ट बनाएंगे, ना लेसन 2 बनाएंगे, जिसमें आप थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हम तीसरा बनाएंगे, उसके बाद हम चौथा बनाएंगे। इस तरह से पूरी सीरीज आएगी, तकरीबन 50 या 100 वीडियो बन सकती हैं, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सकता है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।